नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम मौर्योत्तर युग, जिसमें शुंग, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन और कुषाण, इनके विषय में जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। मौर्योत्तर युग। भारतीय संस्कृति की एक विलक्षण बात यह रही है कि इसने अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखते हुए अन्य संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास में शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण युग का बहुत अधिक महत्व है। इस युग की विशेषता यह रही है कि यवन, शक, पहलव व कुषाण जैसे विदेशी आक्रांता पूर्ण रूप से भारतीय बन गए। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को अपना लिया और राजकार्य तथा अपने व्यक्तिगत जीवन में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। संस्कृत व प्राकृत भाषा। भारत में उनकी स्थिति विदेशी शासकों की न रहकर अन्य भारतीयों के समान ही रह गई। सामाजिक व्यवस्था का विकास। बौद्ध धर्म के कारण देश की सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। वर्ण व्यवस्था के बंधन कुछ शिथिल पड़ गए थे। आश्रम व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी थी। शुंग, सातवाहन, कुषाण काल में इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित हुई। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मनुस्मृति ने के रचयिता ने किया। मनु ने सामाजिक संगठन की आधारशिला ब्राह्मण धर्म को माना। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और लेना ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। शासन करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, विद्या एवं शिक्षा के प्रसार के लिए धन व्यय करना या कराना आदि क्षत्रियों के कर्तव्य थे। पशुपालन, कृषि कार्य, ब्याज पर धन उधार देना और यज्ञ कराना वैश्यों के कर्तव्य थे और समाज की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य था। मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था के भंग होने से समाज दूषित और पतनोन्मुख हो गया। मनु ने आश्रम व्यवस्था पर भी बल दिया, जो द्विजों के लिए अनिवार्य थी। इस युग में ब्राह्मण धर्म तथा समाज के द्वार सबके लिए खोल दिए गए। जब शकों, यूनानियों और यूचियों ने भारत के बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया और वे लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में बस गए, तब एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध, जैन, शैव एवं वैष्णव धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। जाति पाति व वर्ण भेद के विचारों से शून्य इन म्लेच्छ विजेताओं को अपने साम्राज्य, अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था। किंतु वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेताओं ने जिस नीति का अनुसरण किया वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, यवन, शक, पारद, पेलव, कंबोज, पौंडुक आदि ये सब जातियां मूलतः क्षेत्रीय थी, परंतु ब्राह्मणों का संपर्क में रहने से ये म्लेच्छत्व की को प्राप्त हो गई। परंतु अब जब इन्हें फिर ब्राह्मणों का संपर्क मिला और इन्होंने वैदिक संप्रदाय को अपना लिया, तो इन्हें क्षेत्रीय क्यों न समझ लिया जाए। इस प्रकार भारत में जो शक, पेलव, यवन आदि आए थे, वे सब क्षेत्रीय वर्ण में सम्मिलित कर लिए गए। म्लेच्छ आक्रांता जो भारत पर आक्रमण कर यह अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रीय वर्ण में शामिल हो गए। इन विदेशी म्लेच्छों के पुरोहितों को ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया। मुल्तान के सूर्य मंदिर में साग द्वीप के ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार हम इस काल में विदेशी जातियां भारत के सामाजिक जीवन में घुल मिल गई। सब धर्म के आधार पर जातियों में वृद्धि सब धर्म पर धर्म इस काल की जाति व्यवस्था संबंधी एक बात और उल्लेखनीय है।
प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे बड़े गणराज्य थे, वे इस युग में धीरे धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। मगध के साम्राज्य विस्तार के साथ ही इन गणों की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, किंतु मगध सम्राटों ने इन गणों के धर्म को नष्ट नहीं किया। इन गणराज्यों को अपने रीति रिवाजों व स्थानीय कानून प्रचलित थे। उन्हें मगध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया, अपितु उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग भी मान लिया। भारत के प्राचीन आचार्यों ने स्वधर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। जैसे प्रत्येक मनुष्य को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, ग्राम, कुल, गण और जनपद को भी स्वधर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अर्थात जिसके जो अपने रीति रिवाज व कानून हो, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता कायम रही। इसी से धीरे धीरे गण जाति व बिरादरी के रूप में परिणत हो गए। बहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यों में ढूंढी जा सकती है। पंजाब के आरठ और क्षेत्रीय गण इस समय के अरोड़ा और खत्री जातियों में बदल गए। प्राचीन रोहित गण इस समय के रुस्तगियों व रोहितगियों के रूप में, आग्रियन अग्रवालों में के रूप में, कंबोजगण कंबोह जाति के रूप में, कोलियगण कोली जाति के रूप में और अर्जुनायन अरायन जाति के रूप में इस समय भी स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। सामाजिक व्यवहार में लचीलापन। मौर्य युग के अंत में तथा सातवां युग में शक, यवन, पहलव और कुषाण जातियों ने भारत पर निरंतर आक्रमणों से भारतीय समाज में वर्ण संकरता की संभावना थी। अतः जातीय शुद्धता की रक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं आवश्यक समझी गई, जिनसे बाद में जाति पाति का भेद उत्पन्न हो गया। किंतु इस समय तक इन नियम में कठोरता नहीं आई थी। यदि उस समय भी आज की तरह कठोरता होती तो विदेशी जातियां हिंदू समाज का अंग नहीं बन पाती। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में अपने को जाति मानने का विचार पहले से अधिकतम रहा था। जात पात में पैसे, खान पान और विवाह के अनुचर विचार प्रधान है। इन दृष्टियों में उस समय वर्तमान रूप में जात पात की उत्पत्ति नहीं हुई। मनुस्मृति में चारों वर्णों के विभिन्न पेशे और कार्य बताए गए हैं। खान पान के संबंध में भी इस युग में जात पात का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। नीचे समझी जाने वाली जातियों के आर्यों में परस्पर एक दूसरों के हाथ का भोजन न करने का बात उस युग में नहीं थी। यही स्थिति अपनी जाति में विवाह करने के संबंध में भी थी। मन्नु तथा अन्य शास्त्रकारों की ये प्रबल इच्छा थी कि विवाह अपने वर्णों में ही हो, किंतु इस युग में अंतरजातीय वर्णोत्तर विवाह समाज में काफी प्रचलित थे। ब्राह्मणों व शूद्रों में भी परस्पर विवाह संबंध होते थे। यद्यपि मनु को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का शूद्रों की कन्या के साथ विवाह बहुत नापसंद था। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यद्यपि प्रतिलोम विवाह निचले वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह अधिक बुरा समझा जाता था। याज्ञवल्क्य के समय तक जाति के विचार से इस सीमा तक परिपक्वता आ गई थी कि वे दिव्य जातियों को शूद्रों से विवाह का बिल्कुल निषेध करता है। लेकिन ये उसका ही मत था। समाज में दूसरा पक्ष मानने वालों की कमी नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति। मौर्य युग में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनका समाज में आदरणीय स्थान था। कुछ अवस्थाओं में वे तलाक दे सकती थी और पुनर्विवाह भी कर सकती थी। गांधर्व विवाह। परस्पर प्रेम से संपन्न हुए विवाह में परस्पर द्वेष होने पर तलाक दिया जा सकता था। पति के विदेश जाने तथा निश्चित समय तक न लौटने पर स्त्रियां दूसरा विवाह कर सकती थी। विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार था। पति यदि स्त्री को 3 बार से अधिक पीटे तो स्त्री उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चला सकती थी। किंतु मनुस्मृति ने पिछली व्यवस्थाओं में कुछ परिष्कार किया। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकती है, पर त्याग कर देने के बाद भी वे स्त्री उसकी भार्या बनी रहेगी।
पति से त्यागी जाने पर वह स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि वे दूसरा विवाह कर सके। दूसरी ओर स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने पति का त्याग कर सके। स्त्री यदि रोगिणी हो तो उससे अनुमति लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। मनु ने नियोग तथा विधवा विवाह का निषेध किया है। इससे स्पष्ट है कि इस युग में स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल की अपेक्षा हीन थी। आगे चलकर मनुस्मृति स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गए। इसका प्रमुख कारण शायद ये था कि बौद्ध भिक्षुणियों ने जो अपने पृथक संघ बनाए थे उनमें अनाचार की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। भिक्षुणी संघ के अनाचार को देखकर ही संभवतः स्मृतिकारों ने स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करने का प्रयास किया था। भाषा और साहित्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत में आने वाले विदेशियों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया था तथा प्राकृत और संस्कृत भाषा का राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्राकृत और संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में शक क्षत्रपों और नरेशों ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया। उनके अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। शक राजा रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ का शिलालेख श्रेष्ठ गद्यात्मक संस्कृत शैली का एक अच्छा उदाहरण है। लेवी मोधे का मत है कि शकों के शासनकाल में उज्जैन में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। कुषाण सम्राटों ने भी संस्कृत को राजभाषा बनाया। उनके युग के अभिलेख और ग्रंथ संस्कृत में हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क विद्यानुरागी और साहित्य का उदार संरक्षक था। उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों, दार्शनिकों तथा धर्माचार्यों को अपनी राज्यसभा में आश्रय देकर कनिष्क ने भारतीय ज्ञान विज्ञान के विकास में बड़ा योग दिया। उच्च कोटि के धर्म सापेक्ष और निरपेक्ष संस्कृत साहित्य की रचना उसके शासनकाल में हुई। कनिष्क की राजभाषा का सबसे महान विद्वान अश्वघोष था। ये प्रख्यात कवि, दार्शनिक, उपदेशक, लेखक और नाटककार था। उसने बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य लिखा जिसमें बुद्ध के चरित्र और शिक्षाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ विशुद्ध पद्यात्मक साहित्यिक शैली में लिखा गया। अश्वघोष का दूसरा काव्य ग्रंथ सौंदरानंद है। अश्वघोष ने काव्य ग्रंथ के अतिरिक्त नाटक ग्रंथ भी लिखा जिसमें संस्कृत साहित्य के नाटक शास्त्र की परंपराओं और नियमों का पालन किया गया। एक अन्य विद्वान और दार्शनिक नागार्जुन था जिसने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ सुहेललेखों का प्रणयन किया। इसने अपने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में सापेक्षवाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया था। वे शून्यवाद का प्रचारक था। वसुमित्र ने भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान था। इसी की अध्यक्षता में कनिष्क के समय की चौथी बौद्ध दार्शनिक संगति हुई थी। इसने बौद्ध धर्म के ऊपर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी थी। इस युग के दूसरे विद्वान पाशरु और संरक्षक थे। चरक कनिष्क का राजवेद था। इसका ग्रंथ चरक संहिता भारतीय आयुर्वेद की एक अमूल्य निधि है। सुहेललेखा नागार्जुन। इसी युग में हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ मनुस्मृति का प्रणयन हुआ जिसके अनुशीलन में से हमें तत्कालिक सामाजिक स्थिति का भली भांति परिचय मिल जाता है। पतंजलि मुनि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा जिसमें पाणिनि ये व्याकरण की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना भी इसी काल में हुई। महाभारत और रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधानतया इसी काल में संकलित हुए। यद्यपि महाभारत मौर्य काल से पहले विद्यमान था लेकिन विविध आचार्य उसमें लगातार वृद्धि करते जाते थे। महाभारत और रामायण से के वर्तमान रूप में यवन, कंबोज आदि विदेशी जातियों का उल्लेख तथा तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन होने से वे इस युग के माने जाते थे। संस्कृत में काव्य और नाटक साहित्य का आविर्भाव इसी युग में हुआ। शूद्रक का मृच्छकटिकम नाटक तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र उपस्थित करता है। काव्यों और नाटकों के अतिरिक्त इस समय संस्कृत के कुछ नए व्याकरण और कोश भी बने हैं। सर्ववर्मा का कातंत्र व्याकरण इस युग का लोकप्रिय ग्रंथ था। ये व्याकरण ग्रंथ तो इतने लोकप्रिय
इतना लोकप्रिय हुआ कि मध्य एशिया से वृहत्तर भारत तक इसका शीघ्र ही प्रसार हो गया। विदेशी इसी की सहायता से संस्कृत सीखते थे। प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक नागार्जुन ने पारे के योग बनाकर आयुर्वेद में रसायन औषधियों का प्रयोग आरंभ करके कीमिया शास्त्र को जन्म दिया। उसने लौह शास्त्र तथा जनन विज्ञान विषय आदि के शास्त्र लिखे और महायान संप्रदाय की दार्शनिक विचारधारा को जन्म दिया। गर्गाचार्य ने ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक गार्गी संहिता लिखी, जिसमें यवन शक आक्रमणों की घटनाओं का उस समय होने वाली घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार मौर्योत्तर युग में भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई तथा इस युग के विदेशी शासकों ने भी भारतीय भाषा और साहित्य को ग्रहण करके अपने आप को भारतीय बना लिया। वैदिक धर्म का उत्थान सॉरी मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत में बौद्ध धर्म का आवास और सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान है। सम्राट अशोक की धम्म विजय की नीति के कारण मगध साम्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगी। फलस्वरूप अंतिम मौर्य सम्राटों के समय में यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो गए। मगध सेना उनकी बाढ़ को नहीं रोक सकी। अशोक की धर्म विजय की नीति उसके प्रबल उत्तराधिकारियों के हाथों में बदनाम हो गई। सर्वसाधारण जनता के हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति जो आदर था उसमें अब न्यूनता आने लगी। इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब लोगों का ध्यान उस समय सनातन धर्म की ओर आकर्षित हुआ, जो शत्रुओं को परास्त कर सर्वत्र दिग्विजय का कर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता। यही कारण है कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ को मारकर जब राज सिंहासन प्राप्त किया, तब उसमें मगध साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध तलवार उठाई और अश्वमेध का आयोजन किया। सातवाहन राजा सातकर्णी ने भी इसी वैदिक धर्म के पुनरुत्थान करने पर बल दिया। किंतु इस काल में जिस वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ वह वैदिक धर्म से कुछ भिन्न था, क्योंकि ब्राह्मणों ने सब धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए आर्यों के निम्न वर्गों और अनार्यों के देवी देवताओं को अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था। फलस्वरूप पूजा का स्वरूप परिवर्तित होने लगा, यज्ञों का प्राधान्य कम होने लगा। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ अवश्य किए गए, परंतु सर्वसाधारण जनता में यज्ञों का पुनः प्रचलन नहीं हो पाया। यज्ञों का स्थान इस समय मूर्ति पूजा ने ले लिया। इसी प्रकार इस युग में जिस सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ वह विशुद्ध वैदिक धर्म नहीं था, उसे पौराणिक धर्म भी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस नए पौराणिक धर्म को की दो प्रधान शाखाएं थी, एक भागवत और शैव। भागवत धर्म में विष्णु की लोकप्रियता बढ़ने लगी तथा वासुदेव कृष्ण की उपासना का प्रचलन बढ़ा। इसी प्रकार दक्षिण भारत में शैव मत का विशेष प्रसार हुआ। शिव भी वैदिक देवता थे। जिस प्रकार वासुदेव कृष्ण के अनुयायियों ने विष्णु को अपना आराध्य देव माना, उसी प्रकार भागवतों ने रुद्र या शिव को अपना उपास्य देव माना। शैव लोग भी विदेशियों को अपने धर्म में दीक्षित करते थे। अनेक विदेशी आक्रांता शैव धर्म की ओर आकर्षित हुए। इनमें कुषाण राजा वे मुख्य हैं। उनके सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जो अपने वाहन नंदी के समीप खड़ा है। विम के समान अन्य अनेक विदेशियों ने शैव धर्म की दीक्षा ली थी। शैव मंदिरों में पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी, बाद में मूर्ति का स्थान शिवलिंग ने ले लिया। शैव लोग लिंग की पूजा करने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि शैव धर्म को किसी ऐसी विदेशी जाति ने अपनाया जिसमें लिंग की पूजा प्रचलित थी। इसी प्रकार किसी लिंग पूजक जाति ने शैव संप्रदाय को अपना लेने पर वह पूजा शैव धर्म में आ गई और लिंग को भगवान शिव का चिन्ह मान लिया गया। वैसे लिंग पूजा हड़प्पा संस्कृति के काल से चली आ रही थी, किंतु आर्यों में उसका अधिक प्रचार इसी युग में हुआ। विष्णु और शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत में प्रचलित हुई। वैसे सूर्य भी वैदिक देवताओं में से एक है, परंतु सूर्य पूजा के लिए मंदिरों की स्थापना नहीं की जाती थी। अब इस युग में सूर्य के भी मंदिर बनाए गए और उनमें सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई।
साग द्वीप के मग ब्राह्मणों व ईरानी ब्राह्मणों ने भारत में सूर्य व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की थी। कनिष्क के अनेक सिक्कों पर मिहिर की प्रतिमा भी अंकित है। भारत में आने वाले विदेशियों ने बौद्ध धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म को ग्रहण कर लिया तथा साथ ही उन्होंने हिंदू नाम की भी धारण कर लिए। कार्ले, जुन्नर और नासिक के गुहा अभिलेखों में ऐसे अनेक नाम मिलते हैं। हेलियोडोरस, जो विदिशा के शुंग राजा भागभद्र के यहाँ एंटीयालकिड्स का राजदूत लेकर आया था, वैष्णव था। उसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। शक क्षत्रप रुद्रदामन ब्राह्मण मतावलंबी था। इंडो यूनानी सम्राट मेनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और भारतीय साहित्य में मिलिंद के नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मणों ने भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की। हिंदू धर्म की इस विशेषता ने अनिवार्य रूपेण धार्मिक सहिष्णुता को पोषित किया और साथ ही इस परंपरा के भीतर विभिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराओं के सह अस्तित्व को भी संभव और सुगम बनाया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कला और स्थापत्य। मौर्योत्तर युग की बहुत सी मूर्तियां, गुहा मंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। स्तूप, भरूच, मध्य प्रदेश। स्तूप का निर्माण तो अशोक ने करवाया था, परंतु शुंग काल में उसके इसके सौंदर्य को निखारा गया। यानी कि भरूच स्तूप का निर्माण तो अशोक ने करवाया, लेकिन उसके जो कलाकारी सौंदर्यता थी वो शुंग काल में की गई थी। स्तूप का आकार तो पहले जैसा ही रखा गया, परंतु उसके चारों ओर 7 फीट ऊंची एक चार दीवारी यानी परिवेष्टिनी का निर्माण किया गया। इसमें 4 तोरण द्वार स्थापित किए गए थे। 4 दीवारी और तोरण द्वार बहुसंख्यक स्थापत्य कृतियों द्वारा अलंकृत किए गए थे। अब स्तूप तो नष्ट हो गया है, परंतु उसकी परिवेष्टनी और तोरण द्वार कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। परिवेष्टनी के एक भाग पर सुगन रजे यानी कि सुंगाना राज्य अर्थात सुंगों के राज्य में लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। इसकी परिवेष्टनी और इसके तोरण द्वार पर या तो यक्ष, यक्षिनी तथा अन्यान्य अर्ध देवी व्यक्तियों की मूर्तियां है या जातकों की कथाओं की। बोध गया के स्तूप के चारों ओर जंगला यानी कि परिवेष्टनी भी शुंग काल में ही बना गया है। उस पर अहिछत्र के राजा इंद्रमित्र और मथुरा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम उत्कीर्ण है। ये दोनों राजा शुंगों के सामंत थे। इससे सूचित होता है कि बोध गया के प्रसिद्ध स्तूप के अनेक प्राचीन अंश शुंग काल में बने थे। सांची के प्राचीन स्तूप में अनेक अंश भी इसी काल में बने हैं। वहां के बड़े स्तूप के दक्षिणी तोरण पर राजा सातकर्णी का नाम उत्कीर्ण है। इस प्रकार भरूच, सांची, बोध गया आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप सुदीर्घ समय पर धीरे धीरे बनते रहे। उसके निर्माण का प्रारंभ मौर्य काल में ही हो गया था, पर शुंग और सातवाहन राजाओं के समय उनमें निरंतर वृद्धि होती चली गई और जिन विविध दानियों के दान से जो अंश समय समय पर बनते गए, उनके नाम बहुधा उन पर उत्कीर्ण भी कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है गुहा मंदिर। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला सम्राट अशोक के युग में ही हो चुकी थी। इस काल में उसकी और भी अधिक उन्नति हुई। महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में इस कला के सुंदर नमूने सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में गुहा मंदिर को लेण और उड़ीसा में गुम्फा कहते हैं। महाराष्ट्र के गुहा मंदिर अधिकतर बौद्ध चैत्य है और उड़ीसा के जैन मंदिर। उड़ीसा में जैन राजा खारवेल और महाराष्ट्र में सातकर्णी के शासनकाल में इस कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। पूना जिले में भाजा और कार्ले की गुफाएं इस काल की अत्यंत सुंदर नमूने हैं। महाराष्ट्र के गुहा चैत्यों में भाजा का चैत्य सबसे पुराना है। ये एक विशाल कक्ष है जो ठोस चट्टानों को खोखला करके बनाया गया है। इसकी दीवारों के निकट अठपहलू खंभों की पंक्तियां हैं जिन पर वक्र पशुकाय पसलियां सदी हुई है। कक्ष के अंतिम छोर पर एक स्तूप है, वह भी चट्टान को काटकर बनाया गया है।
इस हॉल कक्ष में बौद्ध भिक्षु पूजा प्रार्थना के लिए एकत्रित हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक दूसरी चौड़ी गुफा है जिसके पीछे के भाग में भिक्षुओं के रहने की कोठरियां बनी हुई है। कार्ले बंबई के निकट का गुहा चैत्य भारत का विशालतम गुहा मंदिर है। इसकी लंबाई लगभग 38 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर से अधिक और ऊंचाई 14 मीटर के लगभग है। दोनों ओर 15-15 खंभों की पाते हैं। हर खंभा एक वर्गाकार सीढ़ीदार कुर्सी पर खड़ा हुआ है। खंभों के दंड 8 पहलू है। हर खंभे के ऊपर शिखर है जिसमें घोड़े, हाथी और सवार बनाए गए हैं। इन्हीं खंभों पर चैत्य की छत सदी हुई है। शिखरों तथा छत पर सुंदर सजावट का काम है। चैत्य के सामने एक बरामदा है, उसमें खिड़की है जिसके द्वारा हॉल के भीतर प्रकाश पहुंचता है। महाराष्ट्र के गुहा मंदिरों में अजंता की गुफाएं सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन है। इनमें भी गुफा नंबर 10 सबसे पुरानी समझी जाती है। अजंता के ये गुहा मंदिर भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। अजंता की इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। भाजा, कार्ले और अजंता के अतिरिक्त महाराष्ट्र में बेड़सा, नासिक, जुन्नर, कोडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहा मंदिर विद्यमान है। नासिक के गुहा मंदिरों में एक लेख है जिसके अनुसार उसे सातवाहन काल के राजा कण्ह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। सातवाहन राजाओं को गुहा निर्माण का बड़ा शौक था। उन्हीं के शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गुफाएं निर्मित हुई। मौर्य युग में भी गुहा मंदिर बनने प्रारंभ हो गए थे, पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। पर सातवाहन राजाओं की प्रेरणा और संरक्षण में मौर्योत्तर युग में जो गुहा मंदिर बने वे बहुत ही विशाल है। वे तो पूरे बौद्ध विहार है जिन्हें भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर या ईंट बनाने के बजाय पाड़ काटकर और उसे अंदर से खोदकर गुहा के रूप में बनाया गया। उड़ीसा के गुहा मंदिर जैनों के हैं। इसमें हाथी गुम्फा का गुहा मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कलिंग चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख वही पाया गया है। हाथी गुम्फा के अतिरिक्त मंचापुरी गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा आदि और भी कितने ही गुहा मंदिर उड़ीसा में पाए गए हैं। मूर्तिकला शुंग सातवाहन युग की मूर्तिकला में से सबसे सुंदर उपलब्ध नमूने भरहुत, गया और सांची के प्रवेश द्वार है। भरहुत की वेष्टनियों के छोटे छोटे स्तंभों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की सुंदर मूर्तियां खुदी हुई है। इन स्तंभों के बीच बीच में तमगे की शकल के प्रस्तर खंड जुड़े हुए हैं और उन पर जातक कथाओं के बहुत ही सुंदर दृश्य अंकित है। गया की वेष्टिनी पर भी जगह जगह दृश्य खुदे हुए हैं। भरहुत की मूर्तियों की तुलना में ये अधिक गहरी, जीवंत और सुंदर है। इस काल की मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने सांची में हैं। मुख्य स्तूप की वेष्टनियां तो सादी है, परंतु उनके चारों प्रवेश द्वार अनगणित उभरी हुई मूर्तियों से भरे पड़े हैं। अधिकतर मूर्तियों का संबंध बुद्ध के जीवन की घटनाओं से है। इन मूर्तियों में जीवन के सामान्य दृश्यों की भरमार है। यक्ष और यक्षिणियां मस्ती से हंस रहे हैं, नगरों को आक्रमणकारी घेरे हुए हैं, स्त्री पुरुष पवित्र स्थानों में पूजा कर रहे हैं और हाथियों और घोड़ों पर सवार लोग जुलूस में चल रहे हैं। जंगलों में हाथी घूम रहे हैं और सिंह, मयूर तथा अन्य वास्तविक पौराणिक पशु पक्षी भरे पड़े हैं। भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी अनेक उभरी हुई मूर्तियां हैं। इनमें उदयगिरी की मंचूरी गुम्फा और खंडगिरी की अनंत गुम्फा की मूर्तियां विशेष रूप से जीवंत और ओजपूर्ण है। गांधार कला बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के भक्तिभाव ने कला के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। कुषाण काल में के पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। भरहुत और सांची आदि के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। यवनों ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किए, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया। अतः यह स्वाभाविक था कि यूनानी कला का भारतीय कला पर प्रभाव पड़े। गांधार के यवन, शक और युची राजा, बौद्ध व अन्य जातियां
अन्य भारतीय धर्मों के अनुयायी हो गए। इसलिए यूनानी और भारतीय मूर्ति कलाओं के सम्मिश्रण से जिसे अपूर्व सुंदर मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ उसे गांधार शैली का कहते हैं। गांधार कला से तात्पर्य एक विशिष्ट सॉरी गांधार कला से तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गांधार कला को इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी कला के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय है परंतु उसकी शैली यूनानी है। चूंकि बौद्ध धर्म उसकी प्रेरणा था, अतः इसको ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा गया है। इस शैली की शिल्प विधि द्वारा जो बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की गई वे यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफी साम्यता रखती है। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध है, जैसे कमलासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियां के मुखमंडल और वस्त्र निश्चित रूप से यूनानी है, जो स्पष्टतया यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव है। बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं तथा वे रत्नाभूषण से मंडित है, अतः उन्हें देखने से वे किसी भी प्रकार आध्यात्मिक पुरुष प्रतीत नहीं होते, वरन वे किसी देश के नृपति लगते हैं। भगवान बुद्ध को भी महाभिनिष्क्रमण के पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपीय वेशभूषा तथा रत्नाभूषण से युक्त दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन मूर्तियों की मुद्राएं भारतीय होने पर भी उनकी शिल्प विधि यूनानी अथवा रोमन है। डॉक्टर एल बासम ने भी लिखा है कि गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना। कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत होती है। गांधार कला के नमूने विभ्रन, लेरियन, हस्तनागर, साहज की ढेरी, तक्षशिला, हड्ड आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश पेशावर और लाहौर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। इन प्रतिमाओं के निर्माण में चूना, मसाला तथा सफेद रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था। आरंभ में लगभग 150 वर्षों तक कला की प्रगति रही। दूसरी शताब्दी में इसमें गिरावट आ गई, किंतु तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में इसकी फिर प्रगति हुई। अंतिम काल में इस पर मथुरा शैली का भी प्रभाव पड़ा। इस कला शैली की मुख्य विशेषताएं मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और उनकी सलवटें तथा अनुपम नक्काशी है। अत्यधिक सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा हुआ था जबकि गांधार मूर्ति कला को भारतीय कलाओं में श्रेष्ठ और अन्य सभी मूर्ति कलाओं की जननी समझा जाता था, किंतु अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता। पाश्चात्य कला समीक्षकों का विचार है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कला का निर्देशन गांधार कला द्वारा ही होता है, किंतु इस कथन में लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। सत्य तो यह है कि कला के क्षेत्र में भारत पर पश्चिम का प्रभाव अभी गंभीर न पड़ा, क्योंकि भारतवासियों में विदेशी प्रभावों को ग्रहण करने की तत्परता तथा उन्हें अपने देश की मौलिक परंपराओं में पचा लेने की अद्भुत क्षमता थी। भारतीय कलाकारों ने गांधार कला के माध्यम द्वारा मूर्ति निर्माण की जो शिक्षा प्राप्त की, उसका एक दूसरे केंद्र मथुरा में मौलिक और स्वतंत्र रूप से विकास किया। ये कहना सर्वथा अनुचित है कि गांधार कला अत्यंत उच्च कोटि की कला है। प्रोफेसर कुमार स्वामी का तो मानना है कि गांधार कला निगूढ़ मिथ्या तत्व का आभास देती है तथा उसकी निर्जीव मुद्राएं बौद्ध विचारधाराओं की आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाती। वस्तुतः गांधार की मूर्तियों में निर्जीवता दिखाई देती है तथा उनमें कलाकारों की सच्चाई के अभाव दृष्टिगोचर होते हैं। डॉक्टर निहार रंजन रे के शब्दों में ऐसा मालूम पड़ता है कि वे किसी सिद्धस्थ कलाकार द्वारा निर्मित न होकर मशीनों से तैयार की गई हो। फिर भी यह सत्य है कि मूर्तिकला में गांधार परंपरा ने मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व के कई देशों में ललित कलाओं पर भारी प्रभाव डाला। मथुरा शैली मौर्योत्तर काल में गांधार के अतिरिक्त मथुरा भी कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। मथुरा में मूर्तिकला की जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा गया। यह शैली अत्यंत मौलिक थी। इस शैली के शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्तियों के अलावा लौकिक विषयों को लेकर भी काफी मूर्तियां बनाई। मूर्तियां
मंदिरों और विहारों, कुषाण शासकों की और गृहस्थ लोगों, धनवान दानियों की मूर्तियां भी मिलती है। ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रगति हुई करती हुई इस शैली में आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्तिकला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मथुरा शैली की समस्त कृतियां आसानी से पहचानी जा सकती है क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो मथुरा के समीप सीकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। मथुरा शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए विख्यात है। गांधार कला की तरह मथुरा की मूर्तियां पर मूछ बिल्कुल नहीं है। बालों और मूछों से रहित मूर्तियों के निर्माण की परंपरा विशुद्ध रूप से भारतीय है। मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता है। दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में पाया जाता है। गांधार कला में बुद्ध की बहुधा पद्मासन या कमलासन में दिखाया गया है, किंतु मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पर पाया जाता है। मूर्तियों के में प्रभामंडल का प्रयोग दोनों दक्षिण दक्षिण कलाओं में दृष्टिगत होता है, किंतु मथुरा की प्रतिमाओं के किनारों पर वृत्ताकार चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। गांधार और मथुरा शैलियों का सूक्ष्मता के से अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शैलियों का उद्भव और विकास पृथक पृथक तथा स्वतंत्र रूप से हुआ तथा मथुरा की कला स्वदेशी थी। मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति, बनारस संग्रहालय में सुरक्षित हाथ में श्रृंगार दान के लिए एक दासी की मूर्ति और मथुरा तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों, यक्ष यक्षिणी तथा स्त्री पुरुषों की विभिन्न मूर्तियां इस कला के शैली के सुंदर नमूने हैं, किंतु इनमें अधिकांश नग्न अथवा अर्धनग्न स्त्रियों की मूर्तियां की संख्या अधिक है। दूसरी सदी के आरंभ में इस कला पर कुछ प्रभाव गांधार कला का और संभवतः कुछ प्रभाव रोमन कला का भी पड़ा था। सम्राट कनिष्क की मूर्ति आकार और शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल एवं ठोस है, किंतु उसकी वेशभूषा रोमन है। इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय परक और सौंदर्य से व्याप्त स्त्रियों की मूर्तियां हैं। स्त्रियों के गोल, सुडौल और उन्नत वक्ष तथा एवं भारा व उभरे हुए कूल्हे न केवल स्त्री प्रजनन शक्ति के प्रतीक है, वरन इनसे ज्ञात होता है कि इनका निर्माण करने वाले कलाकारों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। मथुरा शैली में आध्यात्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं दर्शक के मानस पर तथागत तथा लौकिक बिंब उत्पन्न करती है, किंतु इस चरण में भी एक निश्चित अलगाव के चिन्ह प्रकट होने लग जाते हैं। संक्षेप में मथुरा शैली में भाव, भावना और शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है और इसलिए ये कला शैली धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों को अभिव्यक्ति का साधन बन सकी है। पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि मथुरा शैली पर न केवल गांधार कला का प्रभाव है, बल्कि उसका उद्भव भी गांधार कला की अनुकृति से हुआ है, किंतु इस कथन को अन्य विद्वान स्वीकार नहीं करते। जैसा कि रालिंसन महोदय ने लिखा है कि उसी समय समकालीन कला का एक विशुद्ध देसी संप्रदाय जिसका बरहुत और सांची में उद्भव हुआ था, मथुरा, भीटा, बेस नगर और अन्य केंद्रों में प्रचलित था। पहले यह प्रवृत्ति थी कि बुद्ध, महावीर और हिंदू देवताओं की मूर्तियों निर्माण में आविष्कार को विदेशी प्रभावों के कारण बताया जाता था, परंतु अब सामान्यतया इस बात पर विद्वान सहमत है कि इसका उद्भव मथुरा के देसी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिए, न कि गांधार के। अमरावती शैली। गांधार और मथुरा कला शैलियों के साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया और सांची तथा बाद की गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैली में धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला के लिए कला के आदर्श को अपनाया है। स्त्री सौंदर्य भाव मुद्रा आदि शैली में मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ है तथा इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के समकक्ष नतमस्तक उपासिकाओं का दृश्य अत्यंत सुंदर है। वैसे इस शैली में
मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन से संबंधित विषयों को ही अधिक दर्शाया गया है, किंतु मूर्तियों का समग्र रूपेण चरित्र विशुद्ध है, स्थानिक है और इस विशेष विशेष शैली के कला विधान के आधारभूत विशिष्ट सिद्धांतों को ही प्रकट करता है। अमरावती शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग करना है। सफेद संगमरमर अमरावती कला में सिक्के ढालने की कला। भारत में विदेशियों के आने से पूर्व ही भी सिक्के अथवा मुद्रा का निर्माण होता गया, परंतु ये सिक्के प्राचीन अल्हड़ यानी बेडोल ढंग से ढाले जाते थे और प्राय चिन्ह मुद्रित होते थे। दोनों बाजू वाले सिक्कों के ढालने का विचार एक ओर तो राजा की मूर्ति और उसकी उपाधियां और दूसरी ओर कोई अन्य आकृति जो विदेशी था, धीरे धीरे भारतीय राजाओं ने अपना लिया था। इसमें उन्होंने यूनानी, शक, पार्थियन, यूची आदि विदेशी राजकुलों द्वारा ढाले हुए सिक्कों का अनुसरण किया। विदेशी प्रभाव से उचित आकृति और मुद्रण के सिक्कों का प्रचलन हुआ। गुप्त काल में विदेशी नमूनों के प्रभाव से सर्वोत्कृष्ट सिक्के मुद्रण हुए। शिल्प तथा व्यापार। शकों, कुषाणों, सातवाहनों और प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में कलाओं और शिल्पों का अच्छा विकास हुआ। वैदिक युग से ही हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग प्रचलित थे। विभिन्न उद्योगों को करने वाले लोग विभिन्न नामों से पुकारे जाते थे। टक्स, बढ़ई, घर के लिए लकड़ी की विभिन्न वस्तुएं, सामान ढोने की गाड़ी, नाव और पात तथा रथों को बनाता था। वासोवाई वस्त्र बुनने वाला होता था। बुनकर को वैये कहा जाता था। युवा स्त्रियां भी बुनने का काम करती थी। बुनाई कला की श्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी थे। धातु का काम करने वाला कर्मार कहलाता था। लोहा या तांबा, सुवर्ण, रजत, टिन आदि धातुओं के विभिन्न प्रकार के बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण और औजार बनाए जाते थे। कर्मार धातु को अग्नि में गलाता था। अग्नि को वे चिड़ियों के पंखों की धोखनी से हवा देता था तथा सूखी लकड़ियों को जलाकर धातु को गलाता था। तत्पश्चात गली हुई धातु से वे उपयुक्त वस्तुएं बनाता था। स्वर्णकार सोने की विभिन्न वस्तुएं बनाता था। कुलाल कुम्हार मिट्टी के बर्तन, खिलौने तथा मूर्तियां बनाता था। चर्मकार चमड़े की वस्तुएं बनाता था, जिनमें प्रत्यंचा, रथ कसने की रस्सियां, गोपना, चाबुक, जूते आदि वस्तुएं मुख्य थी। मौर्योत्तर काल में व्यावसायिक युगों का समुचित विकास हुआ था। तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में हमें उपयुक्त व्यावसायिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। मौर्य पूर्व काल के दीर्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। इसी काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। फिर भी सूची अधूरी है। मिलिंद पंदों में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंध है। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वे गांवों में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित करीम नगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार आदि अलग अलग थोलों में रहते थे। 8 शिल्पी सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम करते थे। पीतल, जस्ते, एंटीमानी और लाल एर्सेनिक के कई आर्सेनिक के कई प्रभावों का उल्लेख है। उनके उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों से लोहे शिल्प के वस्तुएं अधिक संख्या में मिली है। परंतु इस विषय में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना सबसे अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के करीमनगर और नालगोंडा जिलों में हथियारों के अलावा तराजू की डंडी, मूठ वाले पावड़े और कुल्हाड़ियां, हाशिया, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली है। मौर्योत्तर युग में कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों पर एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में प्रगति हुई है। मथुरा साटक नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का एक बड़ा केंद्र हो गया था। दक्षिण भारत के कई नगरों में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतरवर्ती उरेउर में ईंटों का बना एक रंगाई का होज मिलता है। अरिकमेदु में भी इस तरह के होज मिले हैं। ये होज ईसा पूर्व की पहली से तीसरी सदियों के हैं। दक्षिण के तमिल राज्यों के घरेलू उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में थे।
जैसा कि 10वें अध्याय में बताया जा चुका है कि यहाँ के सूती वस्त्रों के बारे में कहा गया है कि वे सांप के केंचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे। उनकी कताई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते थे। उरियूर सूती कपड़े उद्योग का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण में गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग भी काफी विकसित था। अन्य प्रकार के शिल्प उद्योग जैसे बढ़ईगिरी, रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, चरम उद्योग, नमक उद्योग, भवन निर्माण उद्योग आदि भी काफी उन्नत थे। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथीदांत का काम, शीशे का काम और मणिमाणिक्य का काम उल्लेखनीय है। भारत में शीशा डालने की शिल्प कला ईस्वी सन के आरंभ से ही अस्तित्व में आ चुकी थी और मौर्योत्तर युग में यह काफी विकसित हो चुकी थी। मौर्योत्तर युग में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके या मणियां बनाने का शिल्प उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। उत्खनन में इस स्तर के बने मनके और कंगन पाए गए हैं। सिक्कों की ढिलाई भी एक महत्वपूर्ण शिल्प थी। यह काल सोने, चांदी, कांसे, शीशे और पोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए विख्यात है। यह नगर हस्तशिल्पों के साथ साथ पक्की मिट्टी की सुंदर सुंदर मूर्तिकाएं, टेराकोटा भी बनती थी। इस प्रसंग में नालगोंडा जिले के यल्लासवरम का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जहाँ मूर्तिकाएं और उनके निर्माण के साँचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। ऐसे ही साँचे हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर कोंडापुर में भी पाए गए हैं। अब नेक्स्ट है श्रेणी। मौर्य युग के समान इस काल में भी आर्थिक जीवन का आधार श्रेणी थी। शिल्पी लोग श्रेणियां गिल्ड्स में संगठित थे। इस युग के अनेक शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। उनसे श्रेणियों के आर्थिक जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः इस युग में उनका महत्व तथा प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ चुकी थी। नासिक के गुहा मंदिर में उत्कीर्ण शक उसावदात के लेख से पता चलता है कि कोलिक यानी जुल्हे आदि व्यावसायिकों के संगठन श्रेणियों के रूप में थे। ये श्रेणियां जहां अपने व्यवसाय का संगठित रूप से संचालन करती थी, वहां दूसरे लोगों को का रुपया भी धरोहर के रूप में रखकर उस पर सूद देती थी। शक सेनापति उसावदात के ने नासिक के बौद्ध भिक्षुओं की सहायता कई हजार रुपए जुलाहों के एक संघ में के पास जमा कर दिए। उसके ब्याज से भिक्षुओं को प्रतिवर्ष वस्त्र मिलते रहे हैं। इन श्रेणियों की स्थिति इतनी विश्वास प्राप्त थी कि उनके पास ऐसा रुपया भी जमा करा दिया जाता था जिसे फिर से लौटाया न जाए, जिसका केवल सूद ही सदा के लिए किसी धर्म कार्य में लगता रहे। सूद की दर संभवतः 1% और 5% होती थी और नगर सभा यानी अथवा निगम में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा पंजीकृत रजिस्टर कराया जाता था। श्रेणियों के पास केवल रुपया ही जमा नहीं किया जाता था, अपितु उनको भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे धर्म कार्य में खर्च करते थे। ये श्रेणियां जरूरतमंदों को ब्याज पर धन भी देती थी। कारीगरों ने अपने पृथक संघ अथवा श्रेणियां थी। ये संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के विधि निषेध बनाते थे, जो राजा की दृष्टि से भी मान्य समझे जाते थे। व्यापार। इस युग में भारत के व्यापार में अपूर्व उन्नति हुई। शिल्पियों के समान व्यापारी भी निगमों में संगठित होते थे। उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र को भी राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता था। स्मृति ग्रंथों में लेन देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। इस प्रसंग में सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है कि किस प्रकार ऋण पत्र तैयार किया जाए, कैसे उसकी साक्षी हो, कैसे प्रतिभू यानी जामीन बने, कैसे कोई वस्तु आदि यानी रहन रखी जाए और कैसे इन सब के कारण कागज तैयार किए जाते थे। इन सब के नियमों का विवरण ये सूचित करता है कि उस युग में व्यापार वाणिज्य भली भांति उन्नति कर चुका था। आजकल की भांति उस युग में भी व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं का स्टॉक जमा करा कर उन्हें रोक लिया करते थे और इस उपाय से भारी मुनाफा कमाने का प्रयास करते थे। एक स्मृति के अनुसार
केवल व्यापारी ही नहीं अपितु किसान, मजदूर और ऋत्विक भी इस उपाय का आश्रय लिया करते थे। विदेशी व्यापार की इस युग में खूब उन्नति हुई। पश्चिमी एशिया और तथा भूमध्य सागरीय देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना था, किंतु पहले स्थल मार्गों का ही अधिक प्रयोग होता था। शुंग सातवां युग में अरब सागर तथा लाल सागर का मार्ग अधिक लोकप्रिय हो गया। यह वह समय था जब कि पश्चिम में रोमन साम्राज्य काफी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। रोमन साम्राज्य ने पश्चिमी जगत में जो राजनीतिक एकता स्थापित की, उसने व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया। रोमन सामंतों का जीवन अत्यंत विलासमय था। यही कारण था कि रोमन बाजारों में भारत तथा अन्य पूर्वी देशों से जाने वाली विलास की वस्तुओं का उपभोग बहुत बढ़ गया था। रोमन लोग लगभग 10 लाख पौंड वार्षिक का माल बाहर के देशों में खरीदते थे, उसमें से आधा भारत से ही जाता था। चावल, मलमल, हाथीदांत का सामान तथा सुगंधित तेल आदि भारत से बाहर भेजता था। दक्षिण भारत में हजारों की संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि रोम का बहुत सा सोना खींचकर भारत में आ गया था। भरगु कच्छ, ताम्रलिप्ति, सोपारा, कल्याण युग में समृद्धशाली बंदरगाह थे। दक्षिण में नीरा, केननूर, तोंडी, पोन्नाली, मुसिरी, क्रेगनार, कोरकई, कुहुर, वर्तमान पांडिचेरी, नेलीसेंडा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों पर यवन लोग जहाजों से सोना और अपने देश का सामान लेकर पहुंचते थे। जहाजों का मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस बनाए जाते थे। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे थे। मौर्यों के समय यह देश भारत का अंग था। इस युग में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों, शकों और कुषाणों की सत्ता के स्थापित होने से मध्य एशिया के साथ भारत का संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया और उन प्रदेशों के साथ व्यापार खूब बढ़ा। कनिष्क के समय में भारत के विदेशों से घनिष्ठ संबंध हुए। उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इससे भारत का विदेशी व्यापार में उन्नति हुई। चीन के साथ भारत का संपर्क संपूर्ण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अच्छी तरह से कायम हो चुका था। वे निरंतर बढ़ता ही गया। भारत में चीनी रेशम के उपभोग में निरंतर वृद्धि होने लगी थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना था। अनेक साहसिक भारतीय सोने की खोज में पूर्वी देशों की यात्रा करते थे। इस काल में साहसी भारतीयों ने हिंद चीन में कंबोडिया तथा चंपा के राज्यों की स्थापना की थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी में सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य का निर्माण किया गया। अतः इन प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए। इन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में सोना और मसाला भारत में आया करता था। श्री विमल चंद्र पांडे के अनुसार इस युग में 3 व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा हुई थी। नंबर 1 है पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा जाने वाला मार्ग, यानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा जाने वाला मार्ग। पाटलिपुत्र से मथुरा और सिंधु घाटी होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। पाटलिपुत्र से मथुरा और सिंधु घाटी होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। और तीसरा था पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग। पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग। रुद्रदामन ने सिंधु सोवीर पर अधिकार करके पश्चिमोत्तर प्रदेशों से जाने वाले मार्गों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इससे भारतीय व्यापारियों को लाभ मिला। फ्लीट मौद्रिक के अनुसार दक्षिण भारत में 2 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता है और दूसरा विनुकोंड से। कुछ दूर अलग अलग चलने के बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर एक मार्ग के रूप में हैदराबाद, कल्याण, पठान और दौलताबाद आदि होते हुए बेरीगाजा पहुंचते हैं। देश के भीतरी भाग में उज्जैन, पेठान, टगार यानी टेर आदि व्यापार की मंडियां थी। पेरिप्लस के अनुसार इस काल में भी विदेशों से चांदी के बहुमूल्य बर्तन, शराब, अंगरांग, बहुमूल्य वस्त्र और राजा के अंतःपुर के लिए सुंदर स्त्रियां मंगाई जाती थी। इनके बदले में यहाँ से मोती, हाथीदांत की वस्तुएं, सूती वस्त्र, मसाले आदि विदेशों में भेजे जाते थे। विदेशी व्यापार का संतुलन प्राय भारत के पक्ष में ही रहता था। संक्षेप में मौर्य काल में शिल्प उत्पादन तथा व्यापार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, वे शुंग सातवाहन कुषाण युग में जारी रही।
विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। इस युग में भारत में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन खूब बढ़ रहा था। दक्षिण में कारसापण नामक सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। एक सोने का कारसापण 35 चांदी के कारसापण के बराबर था। उत्तर भारत में सोने के सिक्के को सुवर्ण और चांदी तथा तांबे के सिक्कों को कारसापण पुकारते थे। इस प्रकार हमने मौर्योत्तर युग के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद।